कैसे बना पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। क्या है बांग्लादेश का इतिहास, क्या है बांग्लादेश और भारत का रिश्ता, कि इनके बीच में बाउंड्री तो हैं पर कभी झगड़े लड़ाइयाँ सैनिक की ज़रूरत नहीं पड़ी। बांग्लादेश के पास वो क्या शक्ति है जिस शक्ति की वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी एकाएक बहुत तेज़ी से बूस्ट की थी। बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का क्या रोल था। अभी आपको इस 10 से 15 मिनट के छोटे से वीडियो में ना बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। 1971 से 2025 तक पूरी आपको जानकारी बताऊंगा, पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। बांग्लादेश आज़ाद कैसे हुआ, ग्रो कैसे किया और इसका फ्यूचर क्या होगा, और भारत और बांग्लादेश का रिश्ता अभी कैसा है। बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हालचाल है, बांग्लादेश में बिहारी मुसलमान इतनी मुसीबत में क्यों है। भाई किचन साहब, रहने के लिए जगह नहीं है, किचन के लिए कहाँ से जगह होगी। ये अम्मा है, उनका किचन ये है, बोल रही है कि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। ये किचन है तुम्हारा, एक किचन है, ये रूम में हम लोग 6 फैमिली रहते हैं। 6 लोग रहते हैं इस छोटे से रूम में। हेलो, आपकी बातों का लिहाज रखने के लिए बीच से नहीं स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे शुरू से। अगर हम बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो पाकिस्तान का एक अहम रोल था, क्योंकि आज से 50-52 साल पहले जिस देश को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं वह देश पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अगर आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जानना है, पार्टीशन के बारे में जानना है, स्कूलों के बारे में जानना है, इकोनॉमी के बारे में जानना है, तो ये 15-20 मिनट का जो वीडियो आपके सामने दिख रहा है पूरी डिटेल में बात की गई है, बहुत सिंपल शब्द में, देसी भाषा में। तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए कि भाई साहब बांग्लादेश की हिस्ट्री, बांग्लादेश का इतिहास क्या है। अटका पड़ा पाकिस्तानी बोलते हैं यहाँ पे, ये क्या होता है? ऐसा क्यों? हम लोग तो मेरा वालिद साहब इंडिया से पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान जब मैं आए यहाँ, ये तो पाकिस्तान था। अच्छा, अब हो गया स्वाधीन बांग्लादेश। हाँ, अभी तो बांग्लादेश है ना जी जी, इसलिए हम लोग को बोलता है अट्टा पाकिस्तानी। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में हमें समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण सिंपल भाषा में आपके सामने रखता हूँ। एक पिता के 2 बेटे, राम और श्याम, लगभग दोनों की उम्र एक जैसी, लेकिन उसमें एक बड़ा था एक छोटा था। दोनों भाई घर पे कमा रहे हैं, परदेश में कमा रहे हैं, हर एक जगह पे कमाई कर रहे हैं। तो जब दोनों भाई बढ़िया से कमाई कर रहे हैं तो अब सभी का सपना होता है भाई साहब कि अपने घर को हम और मजबूत करें, आने वाला हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो। तो उन्हीं सबको देखते हुए दोनों भाई पहले गाड़ी खरीदते हैं जिससे हॉस्पिटल आने जाने में आसानी हो। पर गाड़ी किसके नाम होती है? बड़े भाई के। फिर खेत खरीदते हैं फसल उगाने के लिए जिससे फ्यूचर उनका सुरक्षित हो, पर खेत किसके नाम? बड़े भाई। फिर उसके बाद घर बनवाते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन घर किसके नाम? बड़े भाई के। कमा तो दोनों भाई रहे हैं फ्यूचर को ही लेकर के, जिससे उनका फ्यूचर मजबूत हो, पर सब कुछ बड़े भाई के नाम से, बड़े भाई के डिजाइन से, बड़े भाई के पर्सन से, और छोटा भाई पैसा कमाए और उनको दे। यही सेम खेला हो रहा था पूर्वी पाकिस्तान के साथ। यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों मिलकर अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो 100 रुपये में 80-85 रुपया केवल पश्चिमी पाकिस्तान में खर्चा हो रहा है और बचा 10-15 रुपया पूर्वी पाकिस्तान में। और ये सिलसिला इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद करीब 25 सालों तक चलता रहा। लेकिन कहते हैं ना, टाइम के साथ अगर आप सुधरेंगे नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो जो पूर्वी पाकिस्तान की जनता थी, वहाँ के लोग थे, सबको ये सब दिखाई दे रहा था सीधी आंखों से। भाई साहब पश्चिमी पाकिस्तान डेवलप हो रहा है और पूर्वी पाकिस्तान केवल उनको कमा के उनको डेवलप कर रहा है। और जो पश्चिमी पाकिस्तान था उनके पास सब कुछ थे, सैन्य बल था, टैंक थे, युद्ध भी करने के लिए सब कुछ उनके पास उपलब्ध था। इन्हीं सबको देखते हुए कुछ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने एक देश की मांग की, भाई साहब हमारा और आपका आपस में नहीं बन रहा है, एक तरफा विकास का हम सपोर्ट नहीं करते हैं और हमसे आप अलग हो जाइए। इन दोनों देश के बीच में काफ़ी लंबी दूरियां भी थी, लेकिन कभी काल क्या होता है ना, ज़बरदस्ती होती है। भाई साहब अगर आप हमें कमा के दे रहे हो तो हम मना कहाँ पे करने वाले हैं।
ऐसा जो लोग पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि भाई साहब हमें अलग करो, हमें एक अलग देश बनने दो, हमें आज़ाद कर दो, ऐसे लोग को देशद्रोही करार दिया जाता था, मारा जाता था, जेलों में डाल दिया जाता था पश्चिमी पाकिस्तान में। कहीं ना कहीं ये सब देख करके पूर्वी पाकिस्तान में धुआं, आग का जो धुआं था वो उमड़ना चालू हो गया था। एक रीजन ये था और दूसरा रीजन लोग मानते हैं। अब जिन्ना का ये भाषण गौर से सुनिए। Let me make it very clear to you. Leave no doubt that state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. जो आज की बांग्लादेश ढाका में दिया गया है। आपके सामने मैं 1 मिनट का वीडियो नहीं प्ले किया, लेकिन इस वीडियो में साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि भाई साहब पाकिस्तान की जो राष्ट्रभाषा है वो उर्दू है और आप सभी को उर्दू सीखना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम प्रॉब्लम क्या थी, पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वहाँ पे बांग्ला बोला जाता था। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उस टाइम कुछ बिहारी मुस्लिम थे, बांग्ला यानी पूर्वी पाकिस्तान आ गए थे और काफ़ी मात्रा में लोग पश्चिमी पाकिस्तान चले गए थे। जो बिहार के मुस्लिम पूर्वी पाकिस्तान में आए थे उन लोगों को थोड़ा बहुत उर्दू बोलना आता था और जो बांग्लादेश के लोकल मुसलमान थे उनको उर्दू बोलना नहीं आता था। पूर्वी पाकिस्तान वालों को ऐसा लगा कि भाई साहब हमें तो बांग्ला आता है, हमें तो उर्दू आती नहीं है, और कहीं ना कहीं आज हमसे बोल रहे हैं आज हमारी भाषा सीखो, कल हमारे कल्चर जो है, जो हमारे पूर्वज सब कुछ करते हुए चले आए हैं, कल कोई बोलेंगे भाई साहब हमारे हिसाब से सब कुछ कल्चर फॉलो करो, तो हम क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं दूसरा कारण भाषा को लेकर के था कि जिन्ना के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान वालों पे भाषा का दबाव डाला गया सीखने के लिए और वो लोग तैयार नहीं हुए। और यहीं से और एक चिंगारी निकलती है, जो धुआं उमड़ रहा था वो और भयंकर रूप लेता है और बांग्लादेश में शुरू हो जाता है मुक्त वाहिनी भीषण आंदोलन। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। जब मुक्ति वाहिनी आंदोलन स्टार्ट होता है तो कुछ लोग नेता बन के सामने आते हैं और अपनी जनता का, अपने लोग का नेतृत्व करते हैं और उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब हमारी कमाई से वो लोग टैंक खरीदें, हथियार खरीदें, सेना बनाएं, घर बनाएं, फैक्ट्री लगाएं, वो लोग मजबूत बने, और उल्टा हमारे घर में ही आकर के हमारे ऊपर दबाव डालें कि आप उर्दू सीखो। आज हमारे ऊपर उर्दू भाषा सीखने का दबाव डाल रहे हैं, कल हमें वो अपना कल्चर फॉलो करने का दबाव डालेंगे, तब आप लोग क्या करोगे। पहले आंदोलन छोटे छोटे मात्रा में हुए, छोटे छोटे गुट में हुए, और इन सभी आंदोलन को देख करके कुछ स्टूडेंट, कुछ बुजुर्ग काफ़ी मात्रा में सामने आए और इस आंदोलन का सपोर्ट किए। साल आता है 1971 का, टाइम था पाकिस्तान में इलेक्शन का। पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर्रहमान इलेक्शन में खड़े होते हैं और पश्चिमी पाकिस्तान में कई कैंडिडेट खड़े होते हैं। हुआ ये था कि जब 1971 में इलेक्शन हुआ था, जो पाकिस्तान है उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो जीता था, उसको ज़्यादा लोगों ने वोट दिया था। वहाँ से शेख मुजीबुर्रहमान जो थे वो जीते थे, लोगों ने उनको ज़्यादा सपोर्ट किया था। शेख मुजीबुर्रहमान की हुकूमत जो थी वो बनाना चाह रहे थे पूरे पाकिस्तान में, और वो जीत भी चुके थे, उनकी जमात अक्सरियत में थी। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो भी एक मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियत में थी, जिसकी वजह से वो नहीं बनाने देना चाह रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान में 162 सीटों में से 161 सीट शेख जी जीत के आते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान के कई कैंडिडेट खड़े होते हैं, पर उन कैंडिडेट में से एक भी व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीत पाता है। फिर भी पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, जो आर्मी लोग थे, वो लोग पूर्वी पाकिस्तान में जबरन अपने तरीके से एक मंत्री निर्धारित करते हैं। यानी पूरा पूर्वी पाकिस्तान एक व्यक्ति को 162 में से 161 सीटों से जिताया, फिर भी पश्चिमी पाकिस्तान का कैंडिडेट आके पूर्वी पाकिस्तान में मंत्री बनाया जाता है और इसका ज़बरदस्त विरोध करते हैं पूर्वी पाकिस्तान के लोग, और इस विरोध में करीब 5 से 6 लाख लोगों की डेथ होती है। और दूसरा आंकड़ा जो लोग आरोप लगाते हैं कि भाई साहब 5 से 6 लाख नहीं, करीब 30 लाख लोगों की डेथ हुई थी, महिलाओं के साथ रेप हुए थे। তার মেইন রিজন হচ্ছে যে ওরা 71-এ যে যুদ্ধটা হলো 30 লাখ মানুষকে ওরা গণহারে মেরে গিয়েছে, গণহত্যা যেটা হয়েছে।
बच्चों को घर से बेघर कर दिया गया, झोपड़ियाँ जला दी गई, घरों को शमशान घाट बना दिया गया। यानी अगर उस टाइम कुछ दिखा तो केवल लाशें ही लाशें पूर्वी पाकिस्तान में। ये सब आतंक मचाने वाले लोग थे, पश्चिमी पाकिस्तान के कुछ आप कह सकते हैं। और इन सबको देखते हुए पश्चिमी पाकिस्तान ने क्या सोचा, हम पूर्ण तरीके से ऐसे विरोधियों को ख़त्म करके पूर्वी पाकिस्तान को अपने अंदर ले लेते हैं, फिर जिससे आगे चल के कोई व्यक्ति ऐसा पैदा ना हो जो यानी हमारे देश से अलग होने का नाम रखे। फिर पाकिस्तान शुरू करता है ऑपरेशन सर्च लाइट। तारिक रहमान कहते हैं कि चाहे उनके साथ सांस्कृतिक रूप से किया गया भेदभाव हो, या सत्ता विभाजन में होने वाला भेदभाव हो, या भाषा और आर्थिक स्तर का भेदभाव हो, यह साफ है कि उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। प्रोफेसर एहसान बट भी इस बात का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली आबादी के साथ असमानता और हर तरह के भेदभाव के चलते उनकी आबादी में दुख और गुस्सा पैदा हो गया था। उसका परिणाम 1971 के रूप में निकला। पूर्वी पाकिस्तान के कुछ जो लीडर थे, जो नेता थे, वो लोग ये सब देखते हुए मदद मांगने के लिए पहुंचे भारत सरकार से। और भारत सरकार ऐसे लोग की मदद करने में कहाँ पीछे हटता है, था तो अपना पड़ोसी देश पूर्वी पाकिस्तान ही ना। और भारत की सरकार तुरंत ही अपने सैनिक को भेज देती है पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था पश्चिमी पाकिस्तान को कि भाई साहब जब हम अपने ही देश में जाके स्ट्राइक करेंगे, लड़ाई झगड़ा मार करेंगे, लोगों को मारेंगे, तो हमारे घर में ही दूसरा कोई समझौता करने के लिए बीच में आ जाएगा। लेकिन बीच में भाई साहब भारत पहुंच चुका था। और जैसे ही पूर्वी पाकिस्तान में इंडियन फोर्स पहुंची, अपना कमाल धमाल सबको दिखाई, वैसे ही जो पश्चिमी पाकिस्तान की सेना थी, वहाँ के लोग थे, वहाँ के कुछ नेता थे जो पूर्वी पाकिस्तान में आए थे कब्जा करने के लिए, सब के सब सरेंडर कर देते हैं इंडियन आर्मी के सामने। जलवा है भाई। और उसी दिन उसी टाइम पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम मिला। 6 दिसंबर 1971 को भारत ने सबसे पहले बांग्लादेश को मान्यता दी, उसके बाद नेपाल दिया, धीरे धीरे सब देश दे दिए। पाकिस्तान भी दिया भाई कि हाँ अब आप आज़ाद हो। यानी 6 दिसंबर 1971 के बाद कुछ ही टाइम में यूएन में बांग्लादेश को एक आज़ाद देश का मेडल मिल गया भाई, हाँ आप आज़ाद हो। अब बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में। बीते 50 से 52 सालों में बांग्लादेश और जो भारत है, इनके बीच का जो कारोबार है करीब 10 अरब डॉलर का है, जो एशिया देशों में सबसे अधिक है। अगर बात करें दोनों देश, आज का बांग्लादेश और आज का पाकिस्तान, दोनों देश की ग्रोथ का, तो भाई साहब जो पाकिस्तान है उसकी ग्रोथ, इसकी इकोनॉमी डाउनफॉल में चल रही है। चावल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, आटा नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। इस वीडियो में सब कुछ बताया हूँ, क्या क्या उनके पास है, क्या क्या नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के पास भारत खड़ा है, उसके पास सब कुछ है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होती है, शेख हसीना फ़ोन करती है, मोदी जी ये प्रॉब्लम चल रही है हमारे बांग्लादेश में, ठीक है अडानी को बोलता हूँ जो पार्ट भारत का सलूशन निकालता है। और दोनों देश के जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से निभाए जा रहे हैं, चल रहा है कारोबार, सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा है। एक बात आप यहाँ पे एक उदाहरण ले लीजिए कि बांग्लादेश के साथ भारत खड़ा है और पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है। पाकिस्तान का हाल तो आप देख ही रहे हो, इस वीडियो को क्लिक करके आप बाद में देख लेना। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको बांग्लादेश के बारे में बहुत कुछ बताना है। बांग्लादेश का सबसे प्रसिद्ध जगह ढाका। आपको एक बात जान के बड़ी हैरानी होगी, बांग्लादेश में मुसलमान एक समान नहीं रह सकते। पाकिस्तान में मेरा बहन है। अच्छा, और कोई नहीं। अच्छा पाकिस्तान में बहन और कोई नहीं है? नहीं और। अच्छा भाई भगना उगना हुआ है। अच्छा अच्छा, हम लोग का हर किताबत बंद है। अच्छा अच्छा, बहुत दिन अभी अटका पड़ा पाकिस्तानी बोलते हैं यहाँ पे, ऐसा क्यों? हम लोग तो मेरा वालिद साहब इंडिया से पाकिस्तान आए। पाकिस्तान जब मैं आए यहाँ, ये तो पाकिस्तान था। अच्छा, हो गया स्वाधीन बांग्लादेश। हाँ अभी तो बांग्लादेश है ना। जी जी, इसलिए हम लोग को बोलता है अटका पाकिस्तानी। अटका, हम लोग अटक गए यहाँ। अच्छा, यहाँ के लोग बोलते हैं अटका पड़ा पाकिस्तानी। इसके पीछे का कारण है कल्चर,
इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन। जिस टाइम इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उस टाइम बहुत सारे बिहारी मुसलमान पश्चिमी पाकिस्तान चले गए थे और काफ़ी मात्रा में पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे। जो बिहारी मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान गए थे उनका हाल देखिए, उन्हीं की जुबानी देखिए। क्या नाम आपका? मोहम्मद इरूस। आप यहीं से हैं? बिहार से हमारा अब्बा आया। अच्छा, अब्बा बिहार से आया। अच्छा, कितने साल पहले आया? वो तो नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है? ऐसा क्यों? तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? क्यों, मतलब मिलना चाहिए ना। नहीं, यहाँ नौकरी नहीं मिलता। और काम धंधा नौकरी वगैरह मिलने में आपको लोग लगता है कि भेदभाव है? हाँ, बहुत, यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत प्रॉब्लम है। जो बिहारी पाकिस्तानी है, बिहारी को नहीं देता नौकरी। ये तो बहुत, मतलब बहुत दिक्कत है, देना चाहिए। अपना जमीन होना होगा, अपना घर द्वार होना होगा, अपना सब, तब उन लोगों के लिए ही है। जिससे हमारे में उनके लिए। अच्छा, जिनके पास पैसा है। आपको ये सब बातें जान के हैरानी होंगी। बांग्लादेश में भाषा को लेकर के ऐसी नीतियाँ, ऐसी राजनीति बनाई गई, आप कुछ भी समझ सकते हैं कि जो बिहारी मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान में अभी के टाइम हैं, जिनको बांग्ला बोलना नहीं आता है और वहाँ के लोगों को ये मालूम है भाई साहब ये बिहारी मुसलमान हैं, उन लोगों को वहाँ पे सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। बिहारी मुसलमानों को बांग्लादेश में रहना बड़ा मुश्किल है। इनके लिए वहाँ पे उर्दू के कॉलेज नहीं है। बिहारी मुसलमानों को बांग्लादेश में रहने के लिए अलग अलग कॉलोनियाँ बनाई गई हैं। वो सम्मान नहीं मिल पाता है बिहारी मुसलमानों को बांग्लादेश में जो वहाँ के लोकल मुसलमानों को मिलता है। हमारे पास किचन रहने के लिए जगह नहीं है। किचन के लिए कहाँ से जगह होगी? ये अम्मा है, उनका किचन ये है। बोल रही है कि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। ये किचन है तुम्हारा? किचन है या रूम में हम लोग 6 फैमिली रहते हैं। 6 लोग रहते हैं इस छोटे से रूम में? उसमें 6 लोग रहते हैं इस छोटे। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल चाल है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं का अच्छा भी हाल चाल है, खराब भी हाल चाल है। यानी जिस हिसाब से हम लोग फ्रीडम तरीके से अपने देश में पूजा पाठ नवरात्रि सब कुछ कर सकते हैं, सेम तरह से बांग्लादेश के हिंदू लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिर नहीं है, लेकिन पहले के हिसाब से अभी के टाइम बहुत कम है। कभी काल आपको ऐसा सुनने में नहीं आता है या फिर रियल आप सर्च करके देख सकते हैं कि जब वहाँ पे पंडाल लगते हैं दुर्गा पूजा के, या फिर कोई जब बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, दीपावली, होली, तो वहाँ के लोग भी ऐसे त्यौहार मनाते हैं। लेकिन कभी काल उनका कहीं कहीं विरोध होता है, कहीं कहीं सम्मान होता है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है वहाँ के हिंदुओं को अपने कल्चर को लेकर के। अब बात आती है बांग्लादेश से कुछ सीखने की कि इनके पास ऐसी क्या शक्ति है जिस शक्ति की वजह से ये लोग इतना तेज ग्रो कर पाए। तो इनके पास वैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, वो शक्ति हमारे पास भी है लेकिन हम लोग यूज नहीं करते हैं और वो लोग उसे यूज करते हैं जिस शक्ति का नाम है नारी शक्ति। Deshis are so efficient and hardworking that 80% of the country's workers are actually women. कहीं ना कहीं बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रोथ में नारी शक्ति का 40% हाथ है। कुछ बातें होती हैं जो सभी को मालूम होती हैं, आपको, हमें भी, कि नारी शक्ति बहुत हम जैसी की तरह वजन वाला काम नहीं कर सकती हैं। करती हैं, सब नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो उनके लायक होता है वो तो वो बेफिक्र होकर करती हैं। वैसे ही जो बांग्लादेश में फैक्ट्रियां हैं कपड़ों की, जींस की, टी शर्ट की, ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं और आपको आज के ट्रेंड के हिसाब से ये बातें मालूम हैं। जो फटे जींस अधिकतर बनाए जाते हैं, बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं, हमारे देश में भी बनते हैं, लेकिन इन सब के व्यापार में ना बांग्लादेश बहुत आगे है। यानी बांग्लादेश पूरी दुनिया में ना अपना कपड़ा, अपना जींस, अपने नए नए फैशन को बेच रहा है और इन सब में बहुत बड़ा हाथ है नारी का। एक तो ये रही, और जो दूसरा बांग्लादेश कर रहा है कि जो एक समुद्री रोड होता है और एक नॉर्मल रोड होता है। बांग्लादेश अधिकतर अपना व्यापार समुद्री रूट से करता है, तो कहीं ना कहीं जो समुद्री रूट से व्यापार होता है आने जाने में एक जो दूरी होती है बहुत कम हो जाती है और आसानी होती है एक रूट के हिसाब से। जो हमारे देश में शायद रूट ज़्यादा हैं पर समुद्र की उतनी सुविधाएं हैं पर बांग्लादेश के हिसाब से नहीं है। और तीसरा कारण है भाई साहब, बांग्लादेश ना जो ये समुद्री नाव होती हैं इनका मैन्युफैक्चर बनाने का काम बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है और पूरी दुनिया में अपनी नाव को सेल करता है। बहुत बड़ी बड़ी जहाज़ें आप देख रहे हैं बांग्लादेश में, बहुत बड़ी बड़ी जहाज़ें चलती हैं, बनाए जाते हैं और इनका अधिकतर व्यापार जहाज़ों से ही होता है।
अब मैं आपको बताता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैं बांग्लादेश की हिस्ट्री पे, इतिहास पे, ग्रोथ पे, इकोनॉमी पे, सब कुछ पे जब मैं सर्च किया तो उनसे मैंने एक चीज़ सीखा कि बांग्लादेश में ना ये जो फ्री की चीज़ें, हमारे देश में जो पॉलिटिशियन खेला खेलते हैं, फ्री का गैस दे रहे हैं, फ्री की बिजली दे रहे हैं, बहुत सारा कुछ फ्री का बांट रहे हैं, पर बांग्लादेश में ना जो वहाँ की सरकार है अपने लोगों को फ्री में एक पाई भी शायद नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की सरकार के पास पैसा नहीं है, पर जो पैसा वो फ्री की चीज़ें बांटने में खर्च करती है, उन्हीं पैसों को वहाँ की गवर्नमेंट गारमेंट्स खोलने में, फैक्ट्रीज लगाने में खर्च करती है, जिसकी वजह से आप बांग्लादेश में देखेंगे ना बेरोजगारी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। अगर आप इन सब फ्री चीज़ों का जोड़ घटाव करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी रकम मिलती है। उन्हीं रकमों से बांग्लादेश की सरकार गारमेंट्स फैक्ट्री तो डाल ही रही है, ऊपर से जो टूरिज्म है उसके लिए वो बहुत कुछ फ्यूचर के लिए कर रही है। आपको मेरी छोटी छोटी बताई हुई बातें शायद छोटी लगती हों, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ना देश की बेरोजगारी को ख़त्म करती हैं, देश की इकोनॉमी जीडीपी में ना एक बहुत बड़ा भूचाल लाती हैं, ग्रो कराती हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को हमें सीखना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट, हमारी पॉलिटिक्स जिस हिसाब से चलाई जा रही है, फ्रीडम सब कुछ दिया जा रहा है, फ्री की चीज़ें बांटी जा रही हैं, ये सब कुछ खत्म करना चाहिए और इन सब का पैसा बचा करके अपने राज्य, अपने प्रदेश, अपने देश के विकास में गारमेंट्स, कंपनी, फैक्ट्री, नई नई चीज़ें खोलनी चाहिए भाई। पूरी दुनिया में इतना सब कुछ फैशन में आगे लोग बढ़ रहे हैं, अगर हम चाहे ऐसे ऐसे फैंसी चीज़ें बना सकते हैं। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे ऐसे दिमाग हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बना देंगे कि पूरी दुनिया में उसका प्रचार होगा, लोग पसंद करेंगे, खरीदेंगे। लेकिन कब? जब आप चाहेंगे तब। देश में पॉलिटिक्स का हाल बहुत ख़राब हो चुका है। लोग सत्ता में आने के लिए रोजगार देने का वादा करते हैं, बेरोजगारी खत्म करने का वादा करते हैं, लेकिन यह बात सच है कि गवर्नमेंट केवल 1 या 2% लोगों को ही नौकरी दे सकती है। गवर्नमेंट चाह के भी देश से बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ, सत्ता में आने के लिए वादा तो कर सकती है, क्योंकि लोग उसी के दीवाने हैं। लेकिन रियल में बेरोजगारी खत्म करने के लिए हमें आपको आगे आना पड़ेगा। इंडिया की तरह ना बहुत कम देश आपको मिलेंगे कि आप फ्रीडम होकर जी सकते हैं, जो मर्जी वो बोल सकते हैं किसी के भी खिलाफ। लेकिन ये सब ना बांग्लादेश में नहीं होता है। बांग्लादेश में मीडिया अपने तरीके से न्यूज बना के नहीं बोल सकती है, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती है। अगर वहाँ पे सरकार के खिलाफ मीडिया बोलेगी ना, उसका लाइसेंस तो रद्द होगा ही होगा, जुर्माना तो भरेगी भरेगी, साथ में जेल भी जाएगी। आप एक ऐसे देश में हो जहाँ पे आपको बोलने की, पहनने की लगभग चीज़ों की आज़ादी है, लेकिन कभी कभी ये आज़ादी थोड़ा कम हो जाती है जब आप अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में कमाने जाते हो। बांग्लादेश की हिस्ट्री पे बनी वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको इस वीडियो से छोटा से छोटा क्या सीखने को मिला? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। लास्ट में आपके सामने मैं एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ के जाना चाहता हूँ कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान टूटा क्यों? इसके पीछे का कारण क्या था? भाषा था, कल्चर था, या फिर एक तरफा विकास था? हमारे देश में भी कई प्रॉब्लम चल रही हैं भाषा को लेकर के, इस वीडियो में बात किया हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, और पाकिस्तान की हिस्ट्री का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देखिए। बाकी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरी दुनिया की हिस्ट्री का वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है इस चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय श्री राम।